हेलो स्टूडेंट, पिछले दो पार्ट्स में हम लोग जीव जनन कैसे करता है में आलैंगिक जनन को विस्तार पूर्वक पढ़े हैं, जो आप लोग का क्लास 10 का 8वां अध्याय है, जिसमें जीव जनन कैसे करता है में हम लोग जनन के बारे में पढ़े थे कि जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और आलैंगिक जनन। आलैंगिक जनन को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैं हूं एम सर और आप देख रहे हैं एम सर स्टडी सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। लैंगिक जनन क्या है कि जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु भाग लेते हैं। क्या भाग लेता है इसमें? हम लोग आलैंगिक जनन में क्या पढ़े थे? आलैंगिक जनन में पढ़े थे कि नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं है, एकल जीव भाग लेता है और उससे क्या बन जाता है, नया जाति या नया प्रजाति या नया जीव का निर्माण हो जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या है, एक नर और एक मादा, दोनों नर और मादा के संलयन से ये क्या होगा, ये जनन होगा। इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। तो लैंगिक जनन में हम लोग इसका डेफिनेशन जान गए। अब ये इसमें यह आता है कि ये नर युग्मक जो है यानी शुक्राणु ये क्या है और अंडाणु यानी मादा युग्मक क्या है। तो इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहले आते हैं नर युग्मक। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं यानी शुक्राणु कहते हैं, यानी अंग्रेजी में स्पर्म कहा जाता है। ये नर में होता है शुक्राणु। और आपके किताब में ये डेफिनेशन क्लियर लिखा है कि ऐसा जनन कोशिका जो गतिशील होता है उसे हम क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, शुक्राणु कहेंगे। क्लियर है। अब आते हैं मादा युग्मक यानी नारी यानी महिलाओं से युग्मक। तो नर युग्मक मादा युग्मक क्या है कि जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है, भोजन का जो भंडार संचित होता है, तो जिस जनन कोशिकाओं में यह संचित होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मादा युग्मक। और जिसका दूसरा नाम जिसे हम लोग जानते हैं अंडाणु के नाम से। तो ये हो गया कि मादा युग्मक और नर युग्मक का डेफिनेशन के साथ थोड़ा हम लोग समझेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक होता क्या है। अब आते हैं निषेचन। अंग्रेजी में से फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये निषेचन है क्या? अक्सर आता है एग्जाम में, निषेचन किसे कहते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्मिनल को ध्यान में रखकर ये निषेचन उतना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी निषेचन है क्या वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। नर युग्मक यानी शुक्राणु हम लोग जान गए कि नर युग्मक क्या है, शुक्राणु है, एवं मादा युग्मक क्या है, अंडाणु है। ये मादा युग्मक जो अंडाणु है और शुक्राणु है उसका संलयन, उसका मिलना, उसका जुड़ना, उसका जो संलयन हुआ उसे क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहा जाता है। क्लियर है। मतलब क्या है कि नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु दोनों जब मिला तो उसमें क्या हुआ, वो प्रक्रिया जो हुआ उसमें हुआ फर्टिलाइजेशन यानी उसे कहा जाता है निषेचन। क्लियर है। अब आते हैं कि लैंगिक जनन जो हुआ, हम लोग आलैंगिक जनन के बारे में पढ़े हैं। तो ये लैंगिक जनन का क्या लाभ है, इससे इस जनन का क्या लाभ है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बाद में हम लोग विस्तार पूर्वक लैंगिक जनन का पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी हम लोग लैंगिक जनन का थोड़ा सा लाभ को समझ लेते हैं। ये एक उच्च विकसित प्रक्रिया है। उच्च विकसित मतलब ऐसा नहीं कि कोई जीव है वो टुकड़े में बांट गया और नया जीव का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा तो नहीं है। वो लैंगिक जनन में होता है, लेकिन लैंगिक जनन एक उच्च विकसित वाला है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है किसी जीव की उत्पत्ति के लिए, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, उच्च विकसित वाला प्रक्रिया बताया गया है। आलैंगिक जनन की तुलना में ये अनेक लाभकारी है। ये लैंगिक जनन जो है वो आलैंगिक जनन की तुलना में बहुत लाभकारी है। अब कैसे लाभकारी है वो थोड़ा सा समझते हैं। नंबर 1, लैंगिक जनन संततियों में गुणों को बढ़ावा देता है। इसमें क्या हुआ, माता का गुण, माता एक वंश का है, पिता कहीं दूसरे देश का, दूसरे शहर का, दूसरे जगह का, तो उसका एक अलग गुण है, पिता का अलग गुण है। तो माता और पिता के संलयन से ना नया संतति का निर्माण हुआ, तो उसमें जो गुण विकसित होगा वो बढ़िया होगा। उससे ये उम्मीद है कि दोनों गुणों में आपस में अगर संलयन होता है तो वो बढ़ावा देता है उच्च गुणों का, मतलब अच्छे गुणों का। तो ये कहा गया है कि लैंगिक जनन संतति में गुणों को बढ़ावा देता है। ये नए गुणों का बढ़ावा दिया क्योंकि इसमें दो भिन्न मतलब माता पिता तथा लैंगिक असमानता, क्योंकि वो पुरुष को मिलने से नहीं, महिला को मिलने से नहीं, पुरुष और महिला के मिलने से, यानी वो दोनों शुक्राणु
अंडाणु के मिलने से तो नया जो संतति का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें दो भिन्न तथा दो लैंगिक असमानता वाले जीवों में आए युग्मकों का संलयन हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है। इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, बढ़ावा देता है, गुणों का बढ़ावा मिलता है। हो गया क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 2 में। कोशिका है लगभग यह नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे क्या हो गया, नया जाति का फॉर्मेशन हो गया, जो संतति का फॉर्मेशन हुआ एक नया कैटेगरी का हो गया। तो इसमें वही पॉइंट को लगभग दोहराया गया है। अब एक पॉइंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि इस विधि से मतलब लैंगिक जनन विधि से जो है उत्पन्न संतति, इस विधि से यानी लैंगिक जनन विधि से जो उत्पन्न संतति है वो शारीरिक रूप से जनक से भिन्न होते हैं। जनक मतलब पिता माता से भिन्न है। मैं अपने पिता माता जैसा ही नहीं हूँ, सेम टू सेम नहीं हूँ। मेरा आचार व्यवहार, कल्चर, रंग, चल ढाल, चेहरा सब कुछ अलग है, लेकिन जनक से भिन्न होते हैं। परंतु क्या है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उस स्तर पर समान होते हैं। मतलब जो है वो शारीरिक रूप से जो होगा वो जनक से भिन्न होते हैं, जनक से भिन्न होते हैं, लेकिन जो है डीएनए स्तर में वो क्या हो जाता है, वो समान होते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि शारीरिक रूप से भिन्न होते हुए भी डीएनए स्तर से वो जनक कोशिकाओं के समान होता है। क्लियर है। अब है कि संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा में पुनर्स्थापन। ये पुनर्स्थापन क्या है कि डीएनए अब शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बन रहा है संतति, यानी निषेचन हुआ, संतति का फॉर्मेशन हुआ, वो फिर विकसित होगा। लेकिन ये जो शुक्राणु से प्राप्त गुणसूत्र या डीएनए या मादाओं से यानी अंडाणु से जो प्राप्त गुणसूत्र या डीएनए का जो फिर से नए जीव का फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि जनक कोशिकाओं में जो आधा है गुणसूत्र की संख्या, डीएनए की संख्या, वो पुनः स्थापित कैसे हो जाता है, फिर से दोबारा उस संतति में किस प्रकार पूर्ण रूप से गुणसूत्र और डीएनए प्राप्त हो जाता है। इस विषय को थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जनन कोशिकाओं में क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। लैंगिक जनन में युग्मों के द्वारा, लैंगिक जनन में हो क्या रहा है, युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट मतलब ये अंडाणु और शुक्राणु का जहां मिला तो वो जो फॉर्मेशन हुआ, निषेचन हुआ, वो जाइगोट बना। तो जब जाइगोट बनता है, जब जाइगोट बन गया तो दोनों कोशिकाओं से आधे गुणसूत्र यानी शुक्राणु से और अंडाणु से आधे आधे कोशिका, आधे आधे गुणसूत्र और आधी डीएनए की मात्रा मिलकर एक पूर्ण जीव में उपस्थित गुणसूत्र और डीएनए की मात्रा पूरी कर लेता है। तो इसमें हुआ क्या, शुक्राणु से प्राप्त और अंडाणु से प्राप्त जो गुणसूत्र या डीएनए की संख्या है आधी आधी मिला और वो क्या मिलकर एक पूर्ण जितना होना चाहिए वो क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इस प्रकार संतति में गुणसूत्र की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। इसे कहा जाता है पुनर्स्थापित होना डीएनए का। इसमें क्या हो गया, पूरा हो गया। इस प्रकार जो संतति का फॉर्मेशन हुआ शुक्राणु अंडाणु के मिलने से, तो वो क्या हो गया, गुणसूत्र और क्या है, डीएनए पूरा हो गया। तो इस प्रकार आज हम लोग लैंगिक जनन का जस्ट छोटा सा टॉपिक को पढ़े और लैंगिक जनन को हम लोग आप विस्तार पूर्वक फिर पढ़ेंगे। पुष्प पादप में लैंगिक जनन और फिर मानव में और जंतु में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर तो बनता ही है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब के साथ साथ पास में बना बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।